नमस्कार, मैं राणा यशवंत इंडिया न्यूज़ पर आपका स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं अर्धसत्य। अर्धसत्य में आज भारतीय सेना का जो ऑपरेशन चल रहा है जम्मू कश्मीर में, उसकी बात, और क्या जम्मू कश्मीर के उस तरफ यानी कि इंटरनेशनल बॉर्डर और एलओसी के उस पार चीनी फौज है, और दूसरी बात ये कि धार में अब क्या होगा। भोजशाला का वजूद मंदिर का, या फिर जैसे पहले से चला आ रहा है मंदिर मस्जिद दोनों का, ये तय होना है। आज इन दोनों बड़े मसलों पर चर्चा होगी। सबसे पहले जम्मू कश्मीर। सूबे में आतंकी घटनाएं पिछले कुछ दिनों में काफी बढ़ी हैं। सोमवार को डोडा जिले में सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकियों से मुठभेड़ में एक कैप्टन समेत हमारे 4 जवान शहीद हो गए। इसके अलावा जम्मू कश्मीर पुलिस के एक जवान की भी जान गई है। डोडा से लगभग 55 किलोमीटर दूर डेसा के जंगलों में राष्ट्रीय राइफल्स और जम्मू कश्मीर पुलिस का साझा सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था। अगुवाई कैप्टन ब्रजेश थापा कर रहे थे। शाम के लगभग 7:45 के आसपास, या रात के 7:45 के आसपास सर्च टुकड़ी को खबर मिली कि धारी गोले के उरार बागी के जंगलों में आतंकियों का मूवमेंट दिख रहा है। कैप्टन थापा की अगुवाई में जवानों ने घने जंगलों में आतंकियों का पीछा किया और चारों ओर से उन्हें घेर लिया। रात 9 बजे के आसपास जब आतंकियों ने खुद को घिरा पाया और उन्हें लगा कि अब वे मारे जाएंगे, तो भागने के लिए सर्च टीम पर गोलीबारी शुरू कर दी। लगभग 20 मिनट तक गोलीबारी के बीच आतंकी घने जंगलों में भाग निकले। मुठभेड़ में कैप्टन थापा समेत 4 और 1 पुलिसकर्मी को गोली लगी। उन्हें अस्पताल लाया गया, लेकिन बचाया नहीं जा सका। तड़के उनकी मौत हो गई। शहीद हुए राष्ट्रीय राइफल्स के जवानों में कैप्टन ब्रजेश थापा, नायक डी राजेश, जवान ब्रिजेंद्र सिंह और अजय सिंह। शहीद कैप्टन ब्रजेश थापा पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग के रहने वाले थे। वो रिटायर्ड कर्नल भुवनेश्वर कुमार थापा के बेटे थे। 27 साल के शहीद थापा का जन्म 15 जनवरी को आर्मी डे के दिन हुआ था। शहीद जवान ब्रजेश सिंह और अजय राजस्थान के झुंझुनू के रहने वाले थे। जम्मू के 3 से 4 जिलों के पहाड़ी इलाकों में 50 से 60 आतंकियों के छिपे होने की खबर है। सर्च ऑपरेशन चल रहा है, बड़े पैमाने पर चल रहा है। हेलीकॉप्टर से भी निगरानी की जा रही है। देखा जा रहा है कि जंगलों में कहाँ ऐसा मूवमेंट है जिसके जरिए पता किया जा सके कि आतंकवादी कहाँ हैं। ये इलाका जंगलों से भरा हुआ है और आशंका है कि आतंकियों ने इसी इलाके में अपने अड्डे बना रखे हैं। और कैप्टन ब्रजेश थापा, सिपाही ब्रिजेंद्र सिंह, जो हमारे शहीद हुए, ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये उसी इलाके की है। जम्मू में पिछले 1 महीने में आतंकियों की गतिविधियों में तेजी आई है। आतंकी कभी सेना के वाहन पर हमला करते हैं, तो कभी तीर्थयात्रियों से भरी बस को निशाना बनाते हैं। 1 महीने में सेना और आतंकियों में 7 बड़े हमले या मुठभेड़ हुई हैं। इसमें 12 जवान शहीद हुए और 9 आम नागरिकों को भी अपनी जान गंवानी पड़ी है। 9 जून को आतंकियों ने रियासी में तीर्थयात्रियों से भरी बस पर हमला किया था। आतंकियों ने बस के ड्राइवर को निशाना बनाया। बस से ड्राइवर का कंट्रोल हटा और वो गहरी खाई में जा गिरी। ये दिन वो था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में शपथ ग्रहण कर रहे थे। उस हमले में 9 श्रद्धालुओं की जान गई थी, 41 लोग घायल हुए थे। 8 जुलाई को कठुआ में आतंकियों ने सेना के वाहन पर ग्रेनेड फेंके और गोलीबारी की। 5 जवान शहीद हुए और 5 घायल हुए थे। 10 जुलाई को नौशेरा इलाके में आतंकियों के एक ग्रुप ने रात में भारतीय सीमा में घुसपैठ की कोशिश की, लेकिन सेना ने उसे नाकाम कर दिया। 15 जुलाई यानी कि बीते सोमवार को डेरा में मुठभेड़ हुई और उसमें हमारे 4 जवान शहीद हुए। उस डोडा की मुठभेड़ के बाद ही सर्च ऑपरेशन चल रहा था और उसमें हमारे 5 जवान शहीद हुए हैं। पिछले कुछ महीनों से जम्मू के पूरे इलाके में रियासी, कठुआ, डोडा, पुंछ, यहाँ आतंकी लगातार सक्रिय हैं और उनकी आतंकी वारदात होती जा रही हैं। और सेना, सुरक्षा बल और पुलिस तीनों उनके खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन जारी रखे हुए हैं। ये तस्वीर उसी ऑपरेशन की है।
2-3 महीने में जम्मू में आतंकी हमलों में तेजी आई है, ये आंकड़े बताते हैं। पहले कश्मीर घाटी में आतंकवादी हमलों को अंजाम दिया करते थे, लेकिन अब उन्होंने जम्मू के घने जंगलों के आसपास वाले इलाकों में सेना पर निशाना बनाना शुरू किया, आम लोगों को अपने निशाने पर लेना शुरू किया। और आंकड़ा कहता है कि पिछले 18 दिनों में आतंकियों ने जम्मू के अलग अलग जिलों में 11 हमले किए। मैं आपको जम्मू के नक्शे पर वो इलाके दिखा रहा हूं जहां आतंकी हमले हुए। डोडा में सोमवार को 5वां आतंकी हमला हुआ। यहां 11 जून से 15 जुलाई तक एक महीने में आतंकियों ने 5 बार मुठभेड़ की। पहला हमला 11 जून को, दूसरा उसके अगले ही दिन 12 जून, तीसरा 26 जून, चौथा 9 जुलाई और पांचवा 15 जुलाई। इसके अलावा जम्मू के पुंछ में 4 मई को आतंकियों ने हमला किया था। राजौरी में 7 जुलाई को, रियासी में 9 जून को, जिसका जिक्र मैंने ऊपर भी किया, कठुआ में 2 हमले हुए। 11 जून और 8 जुलाई को उधमपुर में 28 अप्रैल को आतंकी हमला हुआ था। और यह जो आतंकी हमले हैं, इसमें एक बड़ी साजिश लग रही है। कश्मीर घाटी से अब जम्मू के इलाके में आतंकियों के आने, सक्रिय होने, सेना के काफिलों पर हमला करने या फिर आम लोगों को निशाना बनाने की जो लगातार वारदात हुई हैं, ये बहुत कुछ कह रही हैं। और एक सवाल ये है कि जिस तरीके से आर्म्स, एमुनिशंस, कम्युनिकेशन के बाकी इंस्ट्रूमेंट्स बरामद हुए हैं मारे गए आतंकवादियों से, वो चाइना मेड हैं, तो क्या उस पार चाइना बहुत बड़े सपोर्ट में पाकिस्तान के साथ आया है? और अगर आया है तो कारण क्या है? क्या वो लेह लद्दाख के इलाके में हमारी फौज से लगातार मुंहकी खाने के बाद वहां से, उस इलाके से हमारी फौज को नीचे डिप्लॉय कराना चाहता है? वहां की मोर्चाबंदी, वहां की तैनाती में कमी चाहता है ताकि उसके लिए हालात उन ऊंची चोटियों पर आसान हो सके। एक बड़ा मसला है हिंदुस्तान का। इस मसले पर चर्चा करने के लिए एक बड़ा पैनल मेरे साथ है। मेजर जनरल सुधाकर जी हैं और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड संजय कुलकर्णी साहब हैं और मेजर जनरल के सिन्हा साहब हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। जनरल सुधाकर, ये जो मेरा सवाल है और मैं बार बार अपने चर्चाओं में पूछता रहता हूं कि जिस तरीके के आर्म्स, अम्युनिशंस, कम्युनिकेशन के इंस्ट्रूमेंट्स ये चाइना मेड मिल रहे हैं, चाइना का जो वेस्टेड इंटरेस्ट है पीओके में, उसको देखते हुए यह जो जम्मू के इलाके में आतंकवादी वारदातों में इजाफा लगातार हुआ है, उसका कारण आप क्या मानते हैं, क्या देखते हैं? यशवंत जी, सबसे पहले तहे दिल से धन्यवाद कि आपने मेरे को आपके शो में काबिल समझा और इनवाइट किया। और मेरे को पैनलिस्ट साहब लोगों को सीनियर पढ़े लिखे काफ़ी तजुर्बा जनरल साहब लोग हैं, तो दे शुड डिज़र्व टू हैव द लास्ट से। और आपने जहाँ तक सवाल पूछे हैं यशवंत जी, मैं कोई सालों से एक चीज़ कहते आ रहा हूँ, चाहे मणिपुर का क्राइसिस हो या आपका ये पीएफआई की बैन हो या सिमी की बैन। मैंने ये भी एक स्टेटमेंट दिया था, कन्फ्लुएंस ऑफ इस्लामाइजेशन एंड कम्युनिज्म टुवर्ड्स सदर्न इंडिया। ये अलग अलग टाइम पे अलग अलग चीज़ें मैं बोलते आ रहा हूँ। मैं कहते आ रहा हूँ कि इसमें आप आंख बंद करके जस्ट पुट योर फिंगर ऑन वन डॉट, चाइना। और टाइम टू टाइम एक किताब भी मैं दिखाता आया हूँ कि ग्रेट गेम इन नॉर्थ ईस्ट, एक अमेरिकन ऑथर, स्वीडिश ऑथर वो उसको लिखे हैं। सो जो पढ़े होंगे वो इसी नतीजा पे आएंगे। जहाँ तक आपकी सवाल है, आप एविडेंस के हैसियत से कह रहे हैं कि चाइना का हाथ है। मैं जियोपॉलिटिकल सिनेरियो से मैं बता रहा हूँ, कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, कुछ इंटरनल फैक्टर्स हैं। और थोड़ा सा हिस्ट्री में, टाइम लाइन में पीछे जाना चाहता हूँ, अगर आपकी इजाज़त हो। जी। तो चीज को एक डॉट से मत देखिए। कोई भी सिक्योरिटी मसला होता है कहीं पे भी विश्व में, अगर उसको आप आइसोलेट करके देखेंगे तो बड़ी पिक्चर आपको समझ में नहीं आएगी। ये आप एक डॉट को मत देखिए। आप पिछले 1971 लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश से जो कहानी है तब से, उससे ज़्यादा पीछे नहीं, क्योंकि हमें मालूम है सबको कि पाकिस्तान का जो जन्म है
ये जन्म ये दो ऐसे असूलों के आधार पर बनाया गया है। एक है धर्म, रिलीजन, और दूसरा है भाषा। जी। ऐसा बहुत कम नहीं बल्कि एक ही देश है विश्व में, और जिसका कॉन्स्टिट्यूशन 1973 में बना। कॉन्स्टिट्यूशन इज टू प्रोपगेट द प्रिंसिपल्स एंड फिलोसॉफी ऑफ अल्लाह, rid the concept of Islamization on the face of planet। हमारे जैसे नहीं है, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, और डेमोक्रेसी, ये नहीं है। रिपब्लिक ऑफ इंडिया जैसे बना हुआ ऐसा नहीं है, प्रियम्बल नहीं है उनका। तो ये बड़ा हैरान की बात है। और अनफॉर्चुनेटली जो फाउंडिंग फादर्स थे वो गुजर गए 2-2.5 साल के अंदर, फॉर सम रीजन, इल हेल्थ एंड व्हाटएवर यू कॉल इट, एसेसिनेशन। तो इसलिए कोई था नहीं कोई विजनरी लीडर टू लीड पाकिस्तान थ्रू दिस कॉन्सेप्ट और बेस्ड ऑन द रिलीजन एंड द लैंग्वेज। तो एज ए रिजल्ट मिलिट्री हैज बिकम द डीप स्टेट। डीप स्टेट जो चाहेगा वही होगा। और डीप स्टेट इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 1971 लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश एक टर्निंग माइलस्टोन है इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। ये उनको हजम नहीं हुआ है किसी भी हालत में। एंड उससे पहले भी आप अगर पढ़ेंगे हिस्ट्री के पन्ने को, अगर पलटेंगे, तो जुल्फिकर अली भुट्टो जगह जगह वो बता रहे थे अलग अलग भाषा में, ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जाके भी स्पीच दिए हैं, यहां पे शिमला एग्रीमेंट के बाद, और बेस्ड ऑन विच जियाल हक व्हेन ही बिकम द मार्शल रूलर, तो उन्होंने एक कॉन्सेप्ट स्टेटमेंट निकाला था, फॉर्मल स्टेटमेंट, डीप इन ब्लीड इंडिया विद 1000 कट। आप बताइए, ये हमारे व्यूअर्स को सोचने वाली बात है। इस किस्म की एक स्टेट, ये कोई शॉर्ट टर्म ओवरनाइट थ्रेट है क्या? मेरे विचार के मुताबिक ये एक लॉन्ग टर्म थ्रेट है। और लॉन्ग टर्म थ्रेट बिकॉज द एग्जिस्टेंस ऑफ पाकिस्तान इज बेस्ड ऑन मल्टीपल इश्यूज। अगर डीप स्टेट की आप रिसर्च करेंगे, जनरल कुलकर्णी, मैं समझ गया। दरअसल आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की जो फितरत है, पाकिस्तान मुल्क जिन बुनियाद पर बना है वो बुनियाद ही इस तरह का है और उसी में फॉल्ट है। जनरल कुलकर्णी, मेरा सवाल ये है कि अचानक जम्मू के इलाकों में पिछले 2-2.5 महीनों से इस तरीके से आतंकी वारदात का बढ़ना, आतंकियों का जंगलों के बीच में आना, और ज़्यादा इक्विप्ड हैं वो। आप समझिए कि वो जो कम्युनिकेशन है उनका उस लिहाज से, या फिर जो अटैक करते हैं उसकी वीडियोग्राफी करते हैं, वो उस पार भेजते हैं। तो जो पहले टेरर अटैक्स थे उनसे इन टेरर अटैक्स में पैटर्न और प्रिपरेशन दोनों में बदलाव दिख रहा है। ये क्या कारण है? क्या इसके पीछे स्ट्रैटेजी या साजिश हो सकती है? देखिएगा, एक तो बहुत दुख होता है जब हमारे वीर सैनिक चले जाते हैं, और वीर परिवारों को भी श्रद्धांजलि। मैं कहूँगा कि पाकिस्तान जो है इस बात को समझ गया है कि घाटी के अंदर जिस तरीके से वो करना चाहता था वो कर नहीं पाया। और क्योंकि मैं कहूँगा अपना डिप्लॉयमेंट, काउंटर इंसर्जेंसी ग्रिड, जिस प्रकार से पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में मैक्सिमम टर्नआउट, और लोगों के बीच में भी घाटी के अंदर उन्होंने देखा, इनिशियल उनको लगा होगा कि पॉलिटिकल पार्टीज एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 के बाद जो खून बहने की बात कर रहे थे, खून तो बहा नहीं, लोगों के पास पैसे बहुत आ गए, अच्छे तरीके से लोग रहने लग गए, टूरिज्म में जबरदस्त उछाल आया, 2 करोड़ लोग आने लग गए। तो एक तरीके से जो टर्नओवर था और जो लोग सोच नहीं पाए पाकिस्तान में ये ऐसे कैसे हो गया, और इलेक्शन में भी इतने सारे लोग आए, चाहे उन इलेक्शन में एक माइंडसेट जरूर आया, चाहे नॉर्मल से अलग हट करके कि अगर बारामूला में 60% से ज्यादा टर्न आउट हुआ और उसमें इंजीनियर रशीद को उन्होंने इलेक्ट किया, जो कि एक सेपरेटिस्ट होने के नाते तिहाड़ जेल में बंद है। तो माइंडसेट तो जरूर दिया, लेकिन इलेक्शन जरूर हुए, टर्नआउट भी अच्छा हुआ। तो पाकिस्तान जो चाहता था वो नहीं हो पा रहा था, और काउंटर इंसर्जेंसी ग्रिड भी तगड़ा था। लेकिन उसके बावजूद भी जो भी हमने देखा कुलगाम में, कुपवाड़ा में, तो देखिए हाइड आउट किस तरीके से घर में है, तो वो कंट्रोल है। प्लस जो फ्लो ऑफ इंटेलिजेंस है वो आता रहा कश्मीर के। और पिछले 25-30 साल से जिस प्रकार से जम्मू डिवीजन के अंदर शांति बहाल थी
और लोगों के बीच में नहीं था। और ये जो इलाका है साउथ ऑफ पीर पंजाल और पूरा जम्मू डिवीजन फॉरेस्टेड है का बहुत ही मुश्किल इलाका है। लोगों का स्पार्स पॉपुलेशन है, सब जगह इकट्ठे नहीं है जैसे घाटी के अंदर इकट्ठे रहते हैं। एक ही मजहब के लोग हैं, यहाँ पे अलग अलग मजहब के लोग हैं, अलग अलग जगह में रहते हैं। चाहे आप कठुआ से ले ले, रजौरी ले, भुज ले, किश्तवाड़ ले, डोडा ले, उधमपुर ले, सब जगह ये फैले हुए लोग हैं, आबादी में अलग अलग है। यहाँ पर अब किस प्रकार से किया जाए, और इन्फिल्ट्रेशन किसी प्रकार से अगर हो जाता है और सीजफायर है, और सीजफायर के बाद इन्फिल्ट्रेशन, अब वो जो बम्बार्डी के बीच में खेलने की बात नहीं आ रही थी, तो धीरे धीरे करके और उन्होंने सोचा कि दहशत अगर फैलाना है, हिंदुस्तान को वो दिखाना है नीचा, और पाकिस्तान का रिलेवेंस रखना है, और अपने आईएसआई को एक रेलेवेंस, नहीं तो क्या हो गया, लगेगा कि पाकिस्तान इतने 47 से लेकर के आज तक जिस बुनियाद पे खड़ा है वो तो बुनियाद ही नहीं रही, कश्मीर घाट तो बिल्कुल ही अलग हो गए, वो नहीं चाहते। तो उन्होंने सोचा ये जो इलाका है जहां पे अभी शांति बहाल का सोच रहे हैं, यहाँ पे लोगों को कैसे कल्टीवेट किया जाए, और जिसमें इलाका जो है फॉरेस्टेड है, हाइडआउट्स है, धुंध है, बारिश है, काफी सड़कें जो है वो घाटी के साथ साथ जाती हैं, नदियां हैं, तो ये इट इज परफेक्टली फाइन, और लोग भी हैं। आपकी बातों में कुछ वाजिब सवाल हैं और मैं जनरल सिन्हा के पास सवालों के साथ चलना चाहता हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि इलाका कौन सा है, पीर पंजाल क्या है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कश्मीर घाटी और जम्मू इलाके इन दोनों को देखें तो दोनों को बीच से बांटती हुई जो रेंज चलती है उसको पीर पंजाल कहते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, जो पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर है उसमें नीलम वैली, आप जानते हैं नीलम वैली से जो रेंज चलती है वो रेंज आती है और वो पुंछ, राजौरी इन इलाकों से होते हुए नीचे हिमाचल तक आती है। तो यह जो पूरा इलाका पीर पंजाल का है जिसमें पुंछ आता है, राजौरी आता है, रियासी आता है, ये यूं पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के नीलम वैली से होते हुए और ये रेंज ऐसे आती है और नीचे हिमाचल तक आती है। तो घाटी और जम्मू के इलाके के बीच आप मान सकते हैं कि डिवीजन है। और इस इलाके में जो जम्मू का इलाका है यहाँ घने जंगल हैं, ऊंचे पहाड़ हैं, और इन जंगलों के भीतर अब आतंकवादियों की एक बहुत बड़ी पनाहगाह हो गई है और यहीं से वो बाहर निकलते हैं, एम्बुश लगा के रहते हैं और फिर हमला करते हैं। और ये एक अलग तरह का चैलेंज हमारी फोर्सेस के सामने है, इंटेलिजेंस एजेंसी के सामने है। जनरल सिन्हा, एक सवाल जो जनरल कुलकर्णी कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ वर्षों में लगातार डेवलपमेंट होता रहा, वहाँ G20 की बैठक हुई, 15 अगस्त को तिरंगा पात में चलता रहा लोगों के हाथ में, 26 जनवरी को देर रात तक उसी लाल चौक पर फंक्शन होता रहा, जो चुनाव हुए बहुत शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुए। जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान और दुनिया के लिए एक नज़ीर बन रहा था। पिछले साल 2 करोड़ के आसपास लोग गए घूमने के लिए और जम्मू कश्मीर ने उन सारे सवालों का एक मुश्त जवाब दिया था जो 370 से पहले किए जा रहे थे। ये अचानक जो स्थितियों में बदलाव है और ये हमले हैं वो पुरानी स्थितियों को वापस लाने और संकेत देने की एक नामुराद कोशिश है या नापाक कोशिश है पाकिस्तान की। जय हिंद राणा साहब और जय हिंद जनरल कुलकर्णी साहब और हमारे सुधांकर जी को। देखिए, जो आपका सवाल है उसका जवाब मैं दूसरी तरह से इसकी आकलन करता हूं। और हम जो आप बताए एब्सोल्युटली ज़मीन के ऊपर तो वो है ही है। 2019 के बाद और हम 2024 में 5 साल के समय जो भी आपने इंडिकेटर्स दिखाया, एवरीथिंग इज करेक्ट। इस बीच बहुत सारी चीज़ें हुई हमारे नदर्न बॉर्डर्स में और हमारे जो पाकिस्तान है उसके साथ में। मगर आज जो चीज़ें हैं, पूरी टर्निंग ऑफ ग्रिड जो है वो टर्न है और हम इस चीज़ के ऊपर नहीं ले सकते कि ये चीज़ हुआ, हमें इसके कारण आज वो बौखलाया हुआ है, वो कर रहा है। देखिए, आज तो ये मैं मानता हूँ इट इज अ बिग फेलियर, मिलिट्री फेलियर्स हैं, दिस इज अ फेलियर ऑफ डिफेंस, दिस इज अ फेलियर ऑफ हमारे केवल हम इंटेलिजेंस की बात करें। देखिए, हम चीज़ों को देखते हैं और मेरे ख्याल से सारे समीक्षाएं करते होंगे, 2 हमारे जनरल साहब बैठे हैं उन्होंने भी किया होगा। थोड़ा मैं इसको अपने ऊपर भी लेता हूं कि हमारे आकलन में कोई कमी नहीं है, मगर जो फ्रीडम ऑफ एक्शन है, जो फ्रीडम कहते हैं ना, हमने सबको दे रखा है। अदर देन द फ्रीडम एक्शन इज नॉट देयर। देखिए, आप
आपसे एक पहले भी बात हुई थी, 5 जवान मारे गए थे जनवरी 8 को बडनॉट के ऊपर, और मेरे को याद है मैं आपके साथ कर रहा था। जी। उसके बाद अभी ऊपर में ही आए डोडा के ऊपर में कार्रवाइयाँ। हम इनका आकलन करें, ये शिफ्टिंग हो रहा है, ये कोई हम सैंडबॉल डिस्कशन तो कर नहीं रहे हैं कि हम पूरे रिव्यू ऑफ सिचुएशंस करें पुराने। आज के दिन में है कि हम देखिए, हम पीछे की भी बात छोड़ दें। 5 जुलाई और आज जो है हमने अपने 9 जवानों को खोया है, बुरा ले 10। ये अनप्रेसिडेंटेड है, हम छिप नहीं सकते। हम कह रहे थे थोड़े दिन पहले कि हम चले जाएंगे पीओके के अंदर कार्रवाई करेंगे। यदि हम कहेंगे बातों से और हम वही डिफेंसिव तरीके से चलेंगे जो कि 90 के दशक में आप जाइए, वो अम्बुश लगा रहे हैं आपके ऊपर, एम्बुश। और ये ना भूलें, 1.5 साल से ये चल रहा है। पुंछ राजौरी के इलाके में यही था, ये चीजें शिफ्ट नहीं हुई हैं, वहां भी वो इंटैक्ट है, रियासी के जगह इंटैक्ट है, डोडा में इंटैक्ट। और हम उन चीजों को नहीं कर पा रहे हैं जिस भी कारण। देखिए, पॉलिटिकल ये नहीं है, दिस इज प्योरली ए मिलिट्री, क्योंकि आपके ऊपर जिहाद है और ये कभी रुकेगा नहीं। हाँ, आप इसको जब मैनेज, रुकेगा कब? जब आप एब्सोल्युटली देखिए, कुर्बानियां देना केवल काम नहीं है। लेकिन जनरल और सिन्हा, हमारे मेरा एक सवाल है, जी, आप कह रहे हैं कि जवानों की शहादत अनप्रेसिडेंटेड है, पहले कभी नहीं हुआ, हम डिफेंसिव मोड में हैं, तो इसका मतलब ये है कि इस तरह की आतंकी वारदात बार बार होंगी, हमको नुकसान उठाना पड़ेगा। इसको रूट आउट करने का या इसका सॉल्यूशन क्या है? सिंपल सोल्यूशन है, इसमें कोई बड़ी बात। जनरल साहब लोग से पूछे, हमें क्रॉस करने हैं, और वो नहीं दिखावे के लिए नहीं कि हमने एक टोकनिज्म कर दिया कि, और उसको कहें सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया, एयर स्ट्राइक। ये टोकनिज्म नहीं होता है, कहीं वर्ल्ड में नहीं है। आप यदि हम गांधीवादी तरीके से इन चीजों को लड़ाई करेंगे कि हमने वहां के ग्रिड को संभाल लिया, ये नहीं संभला है और न कभी संभलेगा। हम, और क्या है कि आज हम लोग कहेंगे कि हम आपको इलेक्शन कराना है सितंबर में, तो हम इन चीजों को कर रहे हैं। देखिए, हमने 2021 में हमने सीज फायर कर लिया, किसके कहने पे? बाजवा साहब ने थोड़ा सा बात किया, और कुछ वहां के मिडिल ईस्ट के देश थे, मैं नाम नहीं लूंगा, उन्होंने हमारे साथ किया, हमने कह दिया। तो हमारी जो एडवांटेज थी, इवन फायरिंग ऑन एलओसी ऑन आईबी वी आर नॉट डूइंग। आप कहते हैं कि यहाँ पर दुश्मन 80-90 आ गया, कोई इतना पोरस बॉर्डर है, आप बताइए ना। मैं तो कारगिल वॉर में, जनरल कुलकर्णी साहब बैठे हैं, हम कारगिल वॉर में तो पाकिस्तान के अंदर थे, पाकिस्तान के अंदर से ऑपरेट कर रहे थे, उन्होंने उस लड़ाई के दौरान जनरल नहीं चेक कर सुधाकर, पाए। जनरल सिन्हा ये कह रहे हैं कि फरवरी 2021 में हमने जो सीज फायर किया, तो हमने अपना एक फ्रंट जो है ना वो बंद कर दिया, और बहुत संभव है, चूंकि पाकिस्तान में चाइना का अपना वेस्टेड इंटरेस्ट है। अगर सीपीसी को आप ले लेते हैं तो वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से लेकर के और काराकोरम होते हुए शिनजियांग प्रोविंस तक जाता है। उसने लीपा वैली से भी टनल बना करके शिनजियांग प्रोविंस में एक रास्ता निकाल लिया, यानी कि ऑल्टरनेट रूट भी है काराकोरम, यानी कि शिनजियांग प्रोविंस से लेकर के ग्वादर पोर्ट तक, सीपीसी के अलावा। अब उस सीपीसी के जरिए चाइना पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर और पाकिस्तान में घुस सकता है, और फिर पाकिस्तान के साथ खड़ा होकर के हिंदुस्तान में डिस्टर्बेंसेस पैदा कर सकता है। और इस तरह की कोशिशें चाइना कर रहा होगा, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। चाइना की भूमिका आपको क्या लगती है? जनरल सिन्हा जो कह रहे हैं कि हमने सीज फायर करके अपने लिए एक गलत फैसला कर लिया, इन दोनों पर आपकी राय क्या? राणा साहब, अगर ये सवाल मेरे लिए है, मैं क्या जवाब दे सकता हूँ या? जी, आपके लिए। ओके ओके। देखिए, समय बहुत कम है, सब कुछ कवर नहीं किया जा सकता, लेकिन निचोड़ में यही कहना चाहता हूँ, इतिहास को आप डिस्काउंट नहीं कर सकते हैं सही समझ के लिए। कोई चीज़ रिलेवेंट नहीं है। मैं सिर्फ आपको बता देता हूँ, जो मेजर टर्निंग पॉइंट 21st सेंचुरी में हिंदुस्तान चाइना और हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में हुआ है, वो है 5 अगस्त 2019। वो टर्निंग पॉइंट की वजह से एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 एंड 35 अल्फा। आप एक ही झटके में एक पत्थर से मल्टीपल बर्ड्स को आपने मारा है। चाइना कार्टोग्राफिक वॉरफेयर करते रहता है, लेकिन उसको इतना जबरदस्त एक झटका मिला, वो शायद वो नाइटमेयर्स हो रहे हैं उसको। उसके बाद ही देखेंगे उसका न्यू बॉर्डर लॉज, उसका 628 बॉर्डर विलेजेस, उसके बाद फिर नए नए किस्म की उसका हैंड चाइनीज के वेपनाइजेशन बॉर्डर पे शिफ्ट कर रहा है, इंसेंटिवाइज कर रहा है। लेकिन साथ ही कितने लोगों को पता है, वो कहाँ पे चर्चा हो रहा है कि आज के दिन में लाइन ऑफ कंट्रोल, एलओसी की बात कर रहा हूँ, एलएसी नहीं, लाइन ऑफ कंट्रोल जो 740 किलोमीटर का बॉर्डर है
पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में 11,000 से ज्यादा पीएलए ट्रूप्स पाकिस्तानी वर्दी पहन के मौजूद हैं। कौन सा मीडिया चर्चा कर रहा है बताइए? जो पीएचडी स्टूडेंट होगा, ये मुश्किल बड़ी से बात आप एक कह आधा- रहे हैं। आप ये कह इसी रहे हैं तरह- कि 750 किलोमीटर के आसपास का जो एलओसी है उसके उस तरफ 11,000 पीले के जवान हैं। हाँ, आप अलाउ करिए मेरे को 2-3 पॉइंट और मैं बता रहा। आप कोई भी फौज में, पूरा विश्व में कौन सा फौज ऐसा है, दो देश के बीच में एक एमएस ब्रांच होता है, मिलिट्री सेक्रेटरी ब्रांच का पोस्टिंग होता है। कौन सा देश ऐसा है जो एमएस ब्रांच की पोस्टिंग ऑर्डर पे पाकिस्तान टू चाइना और चाइना टू पाकिस्तान होता है? क्या हमारे जो ऑडियंस है और मीडिया को मालूम है इसके बारे में? मैं भी एक फौजी हूँ, जनरल साहब लोग बहुत सीनियर हैं, वो मेरे साथ सहमत होंगे। इस किस्म की आपने सुना है कभी? पाकिस्तानी ऑफिसर्स आर देयर इन देयर वेस्टर्न थिएटर कमांड, दे आर पोस्टेड, 2-2 साल की टेन्योर में जा रहे हैं, उनके जेसीओज और जा रहे हैं। इसी तरह चाइनीज ऑफिसर्स आ रहे हैं इस तरफ। कितने लोगों को मालूम है, कितने लोगों को पता है? गिलगित बाल्टिस्तान, वहां पे भी करीब 15,000 के आसपास एक डिवीजन की बराबर पाकिस्तानी बोलते हैं पैरामिलिट्री फोर्स। पैरामिलिट्री फोर्स दिखावा के लिए, सुनाई के लिए है। ये वही रेगुलर फोर्सेस हैं जो उनको रिटायर करके पुलिस फोर्स में डाला जाता है। ये सारे के सारे अभी सीएमसी के नीचे आने लगा है, जिन जिनपिंग के नीचे। मैं कहना ये चाह रहा हूं, छोटे बहुत समय कम है, 5 अगस्त 2019 के बाद ये जो चीजें हुए हैं, और साथ ही देखिए एक रोड को एक सिविलियन रोड की तरह दिखता है। अगर मिलिट्री साइंस अप्लाई करेंगे, 2019 अक्टूबर और दिसंबर के बीच में एक रोड का नाम मैं ले रहा हूं, आप सुनिएगा, अगर ग्राउंड में गए हैं आप समझ पाएंगे। एक दुर्बुक से लेके श्योक नदी होते हुए ये डीबीओ तक 256 किलोमीटर लंबी रोड है। ये हम जब यंग ऑफिसर्स हुआ करते थे, जब कारू से स्टार्ट करके चांगला पार करके 21 दिन लगता था एक्लिमेटाइजेशन समय, और आज के दिन में दुर्बुक से लाइट व्हीकल में बैठते हैं, आप 6 घंटे में जाके दुर्बुक में पहुंचते हैं। वहां पे आपका एएलजी है 17,000 फुट पे, वहां पे ग्लोब मास्टर लैंड हो सकता है, वहां पे आपके टैंक्स पहुंच चुके हैं। बीएमपी, मैं खुद ही जीओसी रहा हूं, मेरे टाइम पे नहीं था। जनरल कुलकर्णी साहब वहां पे चीफ ऑफ स्टाफ रहे हैं, ही हैज बीन ऑन ग्राउंड। ये चीजें नहीं थे, रास्ता नहीं बना था। ये रोड की वजह से आज के दिल और दिमाग, चाइना का सोच विचार के अंदर दो चीजें प्रभाव हो रहे हैं। ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन मेन इश्यू क्या है? मेन इश्यू यह है कि रोड का बनावट ऐसा है, देखने में लगता है, मैप के ऊपर आप देखेंगे जैसे कि उसका जिनजियांग प्रोविंस में क्रिटिकलिटी है उइघुर मुस्लिम। उसको ऐसा लगता है कि G219 जो वेस्टर्न हाईवे है, प्लस ये जो उइघुर मुस्लिम की तरफ पॉइंट कर रहा है, प्लस ये स्कार्डो, गिलगिट, जाइडुला एंड काशगर, एक नीचे एक रोड है खारदुंगला से क्रॉस करके आप अगर जाएंगे पट्टापुर से लेकर जाता चालुंगा पोस्ट की तरह, उसका भी डायरेक्शन, ये रोड बना है उसी तकरीबन मिलता जुलता 2 साल आगे पीछे। और रोड का डायरेक्शन ऐसा है, जहां पे चालुंगा पोस्ट तक रोड जाता है, वहां से ये करीब 90 कुछ चीजें हैं। किलोमीटर आज pro- तीनों हमारे जो मेहमान हैं ये आर्म फोर्सेस के सीजन्ड ऑफिसर्स रहे हैं और इनको स्ट्रैटेजी पता है। एक बड़ी बात जनरल कुलकर्णी कह रहे हैं कि वेस्टर्न कमांड जो चाइना का है, पाकिस्तान के फौजी वेस्टर्न कमांड में जाते हैं। वेस्टर्न कमांड का मतलब ये है कि लेह लद्दाख से लगता हुआ जो चीन का इलाका है वेस्टर्न कमांड के दायरे में आता है, और चाइना के जवान और ऑफिसर्स जो होते हैं वो पाकिस्तान आ रहे हैं। और ये स्थितियां हिंदुस्तान को समझनी होंगी, उसके मुताबिक अपनी फौजी तैयारियां करनी होंगी। वो पूरा इलाका, मैं इसके पहले की सवाल करूं, वो पूरा इलाका मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि पूरा इलाका जो है वो क्या है। फिर राजीव मेरे सहयोगी हैं और जनरल सुधाकर मैं आपके साथ पास आना चाहता हूं। ये आप देख रहे हैं, ये पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर है। लगभग 78,000 स्क्वायर किलोमीटर का वो दायरा है, और उसने 5,000 स्क्वायर किलोमीटर, जो लाल पट्टी आप देख रहे हैं, पाकिस्तान ने चीन को दी। तो 78,000 वो, 5,000 लगभग स्क्वायर किलोमीटर का दायरा ये लाल पट्टी की है। और उसके बाद अक्साई चिन, वो अक्साई चिन जो इलाका है वो चीन ने हिंदुस्तान का इलाका कब्जा किया, लगभग 38,000 स्क्वायर किलोमीटर का है। तो 38 और 5 43,000 स्क्वायर किलोमीटर जो है वो चीन के पास है। 78,000 स्क्वायर किलोमीटर का पूरा इलाका जो है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर का है। और उसी से आप देख रहे हो चाइना जहां लिखा हुआ है, शिनजांग प्रोविंस चाइना का, और वहां से CPEC यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर वो चलता है और POK से होते हुए और ग्वादर पोर्ट तक जाता है। लगभग 3,300 किलोमीटर का ये दायरा है। और ये रूट इसलिए चाइना ने तैयार किया क्योंकि वो ग्वादर पोर्ट पर आकर के सेंट्रल एशिया और ईस्ट यूरोप में अपना कारोबार कर सके। लेकिन इसके पीछे एक अलग तरह की स्ट्रैटेजी भी है हिंदुस्तान को डिस्टलाइब्स करने की, और हिंदुस्तान की सरकार लगातार CPEC के ऊपर अपना
सवाल उठाती रही है। उसके बगल में एक लीपा वैली है, पाकिस्तान कब्जे कश्मीर में। लीपा वैली से उसने काराकोरम एक्सप्रेसवे से लेकर के और शिनजियांग तक एक अलग रूट उसने बनाया है। तो 2 रूट चाइना ने पाकिस्तान की तरफ बनाए हैं। और यह जो इलाका लगता हुआ देख रहे हैं आप, जो चाइना लिखा हुआ है, ये शिनजियांग प्रोविंस का है। ये सब वेस्टर्न कमांड के तहत आता है। और जनरल साहब कह रहे हैं कि पाकिस्तान के जो फोर्सेस हैं वो जाते हैं वेस्टर्न कमांड, और वहाँ से चाइनीज़ फोर्सेस के जवान आते हैं पाकिस्तान में। यह जो स्थितियाँ हैं, इसलिए आशंका इस बात की है, एक बड़ा सवाल ये है कि जो एलओसी है, एलओसी के उस पार पीएलए यानी कि चाइनीज़ फोर्स 11,000 के आसपास खड़ी है। ये जनरल कुलकर्णी कह रहे हैं। जनरल सुधाकर, मैं आपके पास आऊं उससे पहले मैं अपने सहयोगी राजीव के पास चलना चाहता हूं। राजीव के पास एक रिसर्च है जो आर्मी के कई सारे अफसरान से बात करके उन्होंने लिया है, और आपकी बात को कहीं ना कहीं वो तस्दीक कर रहे हैं, जनरल कुलकर्णी की बात को। राजीव, आप बताएं, फिर उसके बाद मैं चलता हूं जनरल सुधाकर के पास। इतने सीनियर लोग हमारे साथ पैनल में जुड़े हुए हैं, मुझसे कहीं ज़्यादा बेहतर समझते हैं और जानते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात मैं साफ कह देना चाहता हूँ, जो कुछ भी मैंने बातें की अपने सोर्सेज और पुख्ता आर्मी के अनुभव रखने वाले लोगों से बातचीत करने की बात है। दरअसल जम्मू के जिस रीजन की बात कर रहे हैं सर, जम्मू के जिस रीजन में अब इतने ज़्यादा अटैक हो रहे हैं, रियासी की बात करें, पुंछ की बात करें, कठुआ की बात करें, ये सारे जो अटैक हो रहे हैं, अब तक बाई डिफॉल्ट यहाँ की जो पॉपुलेशन थी, एक तो मेजॉरिटी हिंदू थी जो पाकिस्तान के साथ जाना नहीं चाहती है, एक फैक्टर ये जिसलिए पाकिस्तान कुछ कर नहीं पा रहा था। और दूसरा, यहां पर आर्मी की 2 स्पेशल यूनिट हुआ करती थी जिनका नाम यूनिफॉर्म फोर्स और रोमियो फोर्स होता था। गलवान हम सभी को याद है, गलवान के बाद भारत ने इन यूनिट को वहां पर भेजा, और उसके बाद चाइना की नाक में दम असल होना तब शुरू हुआ। बड़े अफसर्स हमारे साथ यहां पर शामिल हैं, वो अपनी बात रख सकते हैं और मैं सादर उसको स्वीकार भी करूंगा। लेकिन चाइना इस हद तक परेशान हो गया वहां पर कि चाइना को किसी भी हालत में कुछ भी करके इन दोनों यूनिट को यहां से निकालने की आन पड़ी है, और इसीलिए जम्मू को एक्टिवेट किया गया है। जिस बात का इशारा सुधाकर जी कर रहे थे अभी, वही चीज दरअसल हकीकत है। हमारी सेना इस वक्त अपने सामने एलओसी में पाकिस्तान की सेना से या रेंजर से सीधा मुकाबला नहीं कर रही है, उसके पीछे छुपी हुई पीएलए बैठी हुई है, और पीएलए शिखंडी के तरीके से पाकिस्तान की आर्मी के पीछे से वो काम करवा रही है। तभी पाकिस्तान के चाइना के वेपन मिल रहे हैं, चाइना के इक्विपमेंट मिल रहे हैं। ये पाकिस्तान नहीं दे रहा, वो खुद मरा हुआ है, क्योंकि उसका वेस्टर्न सेक्टर डूरंड लाइन पे वो परेशान है, टीटीपी से, तहरीक तालिबान पाकिस्तान से और अफगानिस्तान से, वो वहीं नहीं डील कर पा रहा, यहां किस तरीके से करेगा। तो लिहाजा ये काम चाइना की पीएलए यहां पर कर रही है असल दर्द देने के लिए। और राणा सर, एक चीज आपको और बता दूं, पिछले कई दिनों से लगातार चाइना इस बात पर एतराज कर रहा था कि उसके कामकाज करने वाले इंजीनियर्स को, जो सीपीईसी काशगढ़ से शुरू होकर ग्वादर तक जाता है, यहां पर निशाना बना रही है बीएलए यानी बलोच लिबरेशन आर्मी, और वो नॉर्मल चलता था। लेकिन इस बार चाइना के विदेश मंत्रालय ने तीखी आपत्ति जाहिर की और पाकिस्तान से कहा कुछ करो। दरअसल इसके पीछे का फैक्ट ये है, असलियत ये है कि ये पीएलए के रेगुलर्स हैं जो कि इस बार बीएलए का निशाना वहां बने हैं या बीएलए का निशाना बनना शुरू हो गए हैं। इसलिए चाइना को और मिर्ची लगी है, क्योंकि इस बार उसके छिपे हुए रेगुलर, ये पीएलए के लोग जो कि ऊपर से कराकोरम पास के जरिए सीपीसी का इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान में एलओसी के हिस्से में आ रहे हैं, इनको बीएलए ने निशाना बना दिया है। और इसके बाद चाइना का पागल होना स्वाभाविक है, और तभी उनकी फॉरेन मिनिस्ट्री स्पोक्स पर्सन पाकिस्तान को बैश कर रहे हैं। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर वहां अगर जा रहे हैं, केवल पैसा लेने नहीं जा रहे, इस बात का वहां पर एश्योरेंस देने जा रहे हैं कि चाइना के रेगुलर्स को कोई नुकसान नहीं होगा। खेल यहां पर यह हो रहा है, लेकिन इसके बारे में बात ज्यादा नहीं हो रही। राणा जी, ये राजीव के 2 बड़े सवाल हैं। वो करें कि बीएलए यानी कि बलूच लिबरेशन आर्मी, जो ग्वादर पोर्ट है पाकिस्तान के बलूचिस्तान सूबे में आता है, और सीपीईसी पूरा का पूरा रूट है, उस पर चीनी फोर्सेस को नुकसान बीएलए कर रहा था। और उसने कहा कि पाकिस्तान, आप हमारी मदद कीजिए, हमारे लोगों की सुरक्षा आपकी जिम्मेदारी बनती है, अगर आप नहीं कर पाएंगे तो फिर हम खुद ब खुद कर लेंगे। लेकिन उसी बहाने पीएलए जो है वो अब आ गया है एलओसी के उस पार, और जनरल कुलकर्णी यही कहते हैं। जनरल सुधाकर, ये राजीव ने भी कहा और जनरल कुलकर्णी ने भी बनाए रखी है, इस बात से आप कितना सहमत हैं कि अब चाइना जो है वो ज़्यादा एक्टिव है? मेरा, अगर ये सवाल मेरे तरफ है राणा जी, मैं सिर्फ इतना कहूँगा, नंबर 1, बहुत सारे डिफेंस एनालिस्ट और जो स्टूडेंट्स हैं मीडिया में आते रहते हैं,
काफ़ी जगह वो टाइम टू टाइम ये बयान देते जा रहे हैं, सीपेक ना के बराबर हो गया। आप मान के चलिए, चाइना के जूते पे अगर आप अपना पाँव लगाते हैं, सीपेक इज द ओनली लाइफलाइन फॉर चाइना। कम वोट में चाइना के हैसियत से सोचिए, अगर आप वो सी मेक भी बना रहा है, एक बांग्लादेश म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर चाइना वो भी बना रहा है या कोशिश कर रहा है, वो हाथ में मारा क्रा कैनाल के क्रॉस में एक ये बनाना चाहता है लाइफलाइन, लेकिन उसको करने नहीं दे रहे हैं कोड़ा वाला ग्रुपिंग। उसका मेन इशू चाइना का आज आया के सर। दिन में अब है। आपकी इस राय को, आपकी इस बात को, राजीव ने जो फैक्ट्स रखे हैं उसको मैं, जनरल कुलकर्णी, अलाउ मी, लेट मी कंप्लीट। राणा जी, ठीक 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 है सर, आप बोलें। एक बार कंप्लीट तो कर दूं मैं कुछ कहना, जी क्योंकि बिल्कुल। मेन मुद्दा है सीपेक की सक्सेस के लिए कम वोट में साम दाम दंड भेद चाइना सीपेक नहीं छोड़ेगा। उसका कोई कारण है, टाइम नहीं है इसलिए मैं ज्यादा गहराई में नहीं जाता। नंबर 1। नंबर 2, राजीव ने जो बयान दिया है उसके बारे में मैं बिल्कुल सहमत हूं। मेरा भी रिसर्च यही इंडिकेट कर रहा है कि ये पाकिस्तान के पास आज के दिन में भीख मांगने वाला जो कटोरी है, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। उनका सर्वाइवल इज एट स्टेक। नंबर 3, 3 चीजें हो रहे हैं, बहुत सारे हो रहे हैं लेकिन 3 मेन चीजें हो रहे हैं। चाइना BRI जो फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है, ये सीपेक को बढ़ावा देना चाहता है, पेशावर होते हुए, अफगानिस्तान होते हुए, तुर्कमेनिस्तान में 4th लार्जेस्ट गैस रिजर्वर है। इसको कोशिश कर रहा है थ्रू पाइपलाइन ला के सीपेक के साथ जोड़ने के लिए, काशगर में डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट बनाएंगे। नंबर 2, ग्वादर को एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाना चाहता है फॉर सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ताकि जो इंपोर्ट है, जो ऑयल आ सकता है मिडिल ईस्ट से आसानी से पाइपलाइन के जरिए से पंप हो सकता है। दूसरा जनरल एक सुधाकर, एक्सपोर्ट दरअसल ओरिएंटेड पॉइंट हो। ये तीसरा मामला पॉइंट चाइना के इकोनॉमिक वेस्टेड इंटरेस्ट का है। मेरा सवाल ये है कि चाइना के उस तरफ होने और चाइना के पाकिस्तानी आर्मी, ISI और टेररिस्ट जो कैंप्स हैं उनको सपोर्ट करने से हिंदुस्तान में जो खतरे बढ़े हैं उसको हम एनालाइज करना चाहते हैं। बस यही जनरल पॉइंट, कुलकर्णी, ये लास्ट पॉइंट राणा जी, यही पॉइंट मैं कहना चाहता हूं। सो चाइना पे ये स्टोरी खत्म नहीं होता है, यहाँ पे अमेरिका का भी हाथ है। स्ट्रेटेजिक राइवलरी, अमेरिका किसी भी हालत में चाइना को डोमिनेट करने नहीं देगा, क्योंकि ये आज के दिन में चाहे डिक्लाइनिंग बोले या रिक्लाइनिंग बोले, आज एक सुपर पावर है। अमेरिका का भी हाथ है, कभी ISI को भटकते रहते हैं हिंदुस्तान के खिलाफ, और चाइना का भी हाथ है अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए, नेशनल इंटरेस्ट के लिए। बैक टू यू राणा जी। जनरल कुलकर्णी, आपने सारी बातें सुनी, मैं आपकी राय चाहता हूं। इस पे देखिएगा राणा जी, कोई शक नहीं है, सब स्पीकर्स जो कह रहे हैं इसमें, क्योंकि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, खासकर जो गिलगित बाल्टिस्तान से जा रहा है, वहां पे लगातार चीनी सैनिक बैठे हुए हैं, और वहां पे जो डैम बन रहा है उसकी पूरी बिजली सिंकियांग प्रोविंस को जाएगी। उसी माफिक जिस प्रकार से बलूचिस्तान में कि प्रोटेक्शन के लिए पाकिस्तान ने एक डिवीजन लगाई थी, वो डिवीजन काम नहीं कर रही है, तो उनका कहना है कि अब उन्होंने अपने आप कर, तो चीन जो है आज की तारीख में गिलगित बाल्टिस्तान में है, बलूचिस्तान में है। तो ऐसे हालात में हम लोगों को एक ये सिक्योरिटी थ्रेट ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि पाकिस्तान जो है अपने आप को कमजोर महसूस कर रहा है, और चीन पाकिस्तान को ढकेल रहा है किसी प्रकार से कि आप हिंदुस्तान के ऊपर दबाव डालो। तो पाकिस्तान दबाव जो डाल रहा है वो चीन के उकसाने के ऊपर डाल रहा है, क्योंकि पाकिस्तान गरीब बन गया है पाकिस्तान। और ये बात जो आप कह रहे हैं, ये शख्सगम घाटी अयूब खान जब दे रहे थे अपने उस वक्त के जो उनके प्रधानमंत्री थे, उनको वो बता रहे थे, उनके प्रधानमंत्री पाकिस्तान के अपने चीन के प्रधानमंत्री उनको अयूब खान को बोल रहे थे कि आप तो उनके जैसे दिखते हैं, खाते पीते रहते हैं, बोलते वैसे हैं, तो आप क्यों नहीं आतंक फैलाते हिंदुस्तान के अंदर। तो शक्कर घाटी के अंदर चौवन लाए का ये नसीहत थी अयूब खान को। तो तब से लेकर के आज तक अब चीन को पूरा मौका मिला है, बहुत फर्क पड़ा है पिछले 2-3 सालों में। चीन जो है पूरा का पूरा पाकिस्तान के अंदर है, पाकिस्तान स्पेशली POK के अंदर बहुत तादाद में है, और दूसरी माफिक बलूचिस्तान में बहुत तादाद में है। और पाकिस्तान जो है अब एक क्या उसको बोलते हैं, एक पैंडा बन करके रह गया जो चीन के इशारों पर काम कर रहे हैं। यही कारण है कि चीन के जो हथियार हैं, चीन का कम्युनिकेशन है, चाहे काफी हथियार जो अफगानिस्तान में अमेरिका छोड़ गया वो भी पाए जाते हैं, लेकिन चीन का जो टोटल है, पाकिस्तान की फौज जो है उनका खुद का बिजनेस है तकरीबन $25 बिलियन का,
आप इमेजिन करें, जो पाकिस्तान की फौज है उसका बिजनेस $25 बिलियन का तो बिजनेस है जो पाकिस्तान की फौज करती है। और चाहे वो कटोरा लेकर के घूमे, वो खुद प्याज से लेकर के सब कुछ बेचने और धंधे लेने में पाकिस्तान की फौज है। तो जी। पाकिस्तान की फौज अपने आप तरीके से एक ही ऐसा देश है जिसकी अपना एक फौज, जिसका अपना देश है, वो है पाकिस्तान। तो चीन का ये हाथ दुनिया बहुत भारी दुनिया को है। मालूम है, पाकिस्तान की सेना साबुन बनाने से लेकर के टूथपेस्ट और बाकी सारे कपड़े तक बनाती रहती है और बेचती है। वो इकलौती दुनिया की ऐसी आर्मी होगी जैसा काम करती है। लेकिन मामला कुछ गंभीर आया है और जनरल सिन्हा के पास जाने से पहले मैं आपको साफ करना चाहता हूँ। 4 बातें हैं। पहली बात यह है कि चीन, जो जनरल कुलकर्णी कह रहे हैं कि एलओसी के उस पार चीन के लगभग 11,000 जवान हैं। दूसरा, चीन पाकिस्तान के उस इलाके का जो पीओके है और वहाँ से लेकर बलूचिस्तान का अपनी ज़मीन के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। क्योंकि चीन का कर्ज पाकिस्तान के ऊपर बहुत ज़्यादा है, उस कर्ज का जो ब्याज है वह चुकाने की हालत में भी पाकिस्तान नहीं है। इसलिए चीन का दबाव पाकिस्तान के ऊपर लगातार बढ़ता चला गया और वो पाकिस्तान के अंदर दखल देने लगा है और पाकिस्तान के बड़े इलाके को वो अपने इलाके के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। लिहाजा वो सिर्फ वो इलाके नहीं जो हिंदुस्तान की सरहद से लगते हैं, बल्कि पाकिस्तान का इलाका जो हिंदुस्तान की सरहद से लगता है, उस इलाके से भी हिंदुस्तान के लिए मुश्किलें पैदा करने की कोशिश कर रहा है। यह मोटे तौर पर एक राय उभर रही है हमारे मेहमानों की। जनरल सिन्हा के पास जाने से पहले मैं मैप के जरिए आपको समझा देना चाहता हूं कि ये दोनों बातें क्या है। दोनों नक्शे दिखाए हैं, लेकिन दोनों समझ लीजिए। ये जो पूरा सीपीसी है, आप देख रहे हैं ना, ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, लाल रंग का जो जा रहा है, और ये पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से होते हुए और फिर शिनजियांग प्रोविंस तक जाता है। ये ग्वादर पोर्ट में आता है, जो बलूचिस्तान है। ये अलग सूबा है और यहीं बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी काम करती है, BLA, और वो चीन के अधिकारियों, चीन के जवानों के ऊपर लगातार हमले करती रहती है। ये एक स्थिति है जो अब चीन, चूंकि इसके रास्ते से पाकिस्तान के भीतर, आप देख रहे हैं ना, आप बलूचिस्तान से लेकर के और पाकिस्तान के इन तमाम इलाकों से होते हुए और पाकिस्तान कब्जे वाले कश्मीर से लेकर के ऊपर तक चीन के लिए एक रास्ता है जो पाकिस्तान के भीतर कहीं भी आ जा सकता है। अब यह जो आवाजाही पाकिस्तान की है, और जनरल कुलकर्णी कह रहे हैं कि वेस्टर्न कमांड ट्रेन करता है पाकिस्तान के जवानों को और वेस्टर्न कमांड के जवान आते हैं पाकिस्तान में। एक तस्वीर आपकी ये है। अब जो पाकिस्तान के जवान आ रहे हैं, चीन के जवान आ रहे हैं, चीन से जो माल आ रहा है, यानी कि आर्म्स, एम्युनिशंस या कम्युनिकेशन के इंस्ट्रूमेंट्स, वो सब कैसे है। तो अब जम्मू कश्मीर का बेल्ट आप देखिए। कश्मीर के इलाके में जो पहाड़ हैं वो सफ़ेद बर्फ़ की चादरों से ढके होते हैं, वहाँ जंगल नहीं है, इसलिए वहाँ कोई भी मूवमेंट आसानी से दिखाई पड़ती है। लेकिन जम्मू का जो इलाका है, जो पीर पंजाल का रेंज होता है, उस पीर पंजाल के रेंज को मैं चाहूँगा PCR आप मैप डालिए उसको पीर पंजाल वाले को, ताकि मैं जनरल सिन्हा के पास जाऊँ। तो पीर पंजाल का जो इलाका होता है ये अलग करता है और यहाँ की जो टोपोग्राफी है वो घाटी के टोपोग्राफी से अलग है। यहाँ ऊंचे पहाड़ के साथ घने जंगल हैं और रास्ते हैं सकरे सकरे से, जहाँ वो पनाह ले रहे हैं, आम्बुश लगा देते हैं, हमले कर रहे हैं। और ये स्ट्रैटेजी जो है अचानक से बड़ी है और चीन से जोड़ करके हम इसको आज देखने समझने की कोशिश कर रहे हैं। जनरल सिन्हा, आपने पूरी चर्चा बहुत इत्मीनान से सुनी है, अब मैं आपकी राय चाहता हूँ। देखिए राणा साहब, जो भी बातें बताई है वो पूरी सच्चाई है और वो तो सब जग जाहिर है। उसको ये कहना, ये चीजें हर एक समय डिस्कस होती हैं कि कहाँ से चली कहाँ आई। देखिए, मैटर ऑफ द फैक्ट इज, आप हम लोग ना ब्रास टैक पे बात नहीं कर रहे हैं। ब्रास टैक ये है, एक आपके रिपोर्टर ने बताया कि डोडा से रोमियो सेक्टर और यूनिफॉर्म सेक्टर निकाल करके, वो सच्चाई है, आपने भेजा नदन बॉर्डर्स के ऊपर में। मोटे तौर पे ये है एक सच्चाई कि वहाँ थोड़ा वैकेंट था तो वहाँ पर वो लोग आ गए। देखिए, आज बात क्या है, हम जवानों को खो रहे हैं और लगातार खोते रहेंगे यदि हम इन चीजों में भटकते रहेंगे। कि चाइना ने किया, चाइना करता रहेगा, किसको हम बताना चाह रहे हैं? हम अपने को बताना चाह रहे हैं या हम लोगों को बताना चाह रहे हैं? देखिए, आज के दिन में सिंपल सी कहानी है कि 11,000 आ गए तो हमने क्या किया? हम क्या अपने धरती पे हम अपने जवानों को खोते रहें, अपने ऑपरेशन चलाते रहें? यही हम कहना चाहते हैं। यदि हम 3 जनरल बैठे हैं तो सिंपल चीजें हैं। यू हैव टू टेक द बैटल इनटू द एनिमी, अदरवाइज हमारे यंग जवान मारे जाएंगे। और आज के दिन जो अहदेदार हैं जिन्होंने एक्चुअली चला रहे हैं, उनको समझना पड़े, उनको जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी। मैं बहुत
बहुत बहुत कड़वा बात बता रहा हूं। अदरवाइज हम लोग यहाँ जो बैठे हैं, हम लोग केवल एट द लेवल ऑफ कैप्टन। आयो का काम है इन चीजों को बताना कि कौन सा रास्ता कहां आता है, कहां कौन लोग आ गए। ये हमारा काम नहीं है। हमें डिस्कस करना है, यदि डिस्कस करना है हमें इसमें, तो हमें क्या करना है कि हम जवानों को ना खोएं। हम क्या करना है कि हमारी पॉलिसी क्या चीज गलतियां हैं। कम से कम डीजीपी, यदि आज कश्मीर रेंज में पहला बार मैंने सुना है कि ये लोग उसमें ही शामिल है, पॉलिटिकल लड़ाई है, ये पॉलिटिकल चीजों से संभालना, ये नहीं संभलेगा आपका। हमें हमारी शहादत होगी हम लोग यदि इस लेवल पर डिस्कस करें। आज ये है, हमने अभी तक कोई बात नहीं किया ना कि हम इसको खत्म कैसे करें, जी। इस चीज को कैसे रिवर्स करें। सबको पता है कि एब्रोगेशन अच्छा हुआ, हमने वो तो हम लोग भी बोलते रहे, सब लोग बोलते रहे, हम उसको दुहाई दे करके नहीं किया। आज के दिन इस जुलाई में 2024 में हमारे जवान मर रहे हैं, हम पूछे कि पुरानी दुहाई दें, मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं। हमने क्या किया कि हमने बैटल टेकन इनटू द पीओके, हमने कुछ नहीं कर रहे हैं, हम फायर नहीं को। यदि हम इतनी बात नहीं कर सकते तो हम कैप्टन और आयो लेवल बताता है कि रोड कहां जाती है, कहां क्या चीज है। ये हमारे लेवल की चीज नहीं है। जी। और यही चीज मैं कहता हूं कि आज हमारे जो हुक्मरान हैं और जो हमारी लीडरशिप है, प्लीज फॉर गॉड सेक डोंट गेट इनटू अ डिफेंसिव मोड। कल फिर डिस्कस करेंगे, यही बताएंगे कि सीपैक बना है, 15 से आया है ना, वो उसके लिए जद्दोजहद कर रहा है, जो फंस रहा है, तो हमने कोई उसके में, आप उसको तोड़ना है पीओके के अंदर जा करके। उसको आप बैठ करके डोडा और किश्तवाड़ में नहीं तोड़ सकते, हम यहां नहीं कर सकते उसको। हमें बैटल, वी हैव टू टेक द बैटल इन द एनिमी साइड। वो आपको 2.5 फ्रंट करता है ना, वो हाफ फ्रंट चला रखा है। देखिए राणा साहब, मेरे को बोलने दीजिए फॉर 1 सेकंड। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। नहीं हूं आपने बेसिकली मेरी ये पूरी हम चर्चा का क्लास मूड पॉइंट यही है जिस पर आप आए हुए हैं, इसलिए मैं चाहता हूं आप बोलें, फिर मैं जनरल सुधा के पास आता हूं। देखिए, मैं अपने जवानों और अपने ऑफिसरों को जो खो रहे हैं, उनकी बलिदानी केवल हम आंसुओं से नहीं दे सकते, फूल चढ़ा के नहीं दे सकते। हमारी पोजीशन यदि नहीं बदलेगी तो हमारा इतना समय फौज के अंदर रहना एब्सोल्युटली बेकार हुआ। यदि हमें आपने मुझे बुलाया है, बहुत समय दिया है, तो मैं अपनी आवाज उठाना चाहता हूं। और हमारी गलतियां हैं आज जो सर्व कर रहे हैं हमारे जो मिलिट्री लीडरशिप है, प्लीज फॉर गॉड सेक, हम इसमें छिप नहीं सकते कि हमने उसको वहां पर यूनिफॉर्म और रोमियो हटा दिया, हमने ये कर लिया। आज इसको हम पॉलिटिकल लड़ाई नहीं है, ये जिहाद है, जिहाद। इसको लड़ा जाता है जैसे गाजा में लड़ा जाता है। ये बैठ करके यहां पर मैपों में नहीं होता, कैटोग्राफिक लड़ाई नहीं है ये। आप कैटोग्राफिक लड़ाई लड़ें, जाएं, मगर बात यह है कि हम ब्रास टैग से भटके नहीं, हम अपनी शहादत ना दें और उसके हम पीठ ठोके अपना। मैं बहुत आहत हूं क्योंकि मैं इस तरह की चीजों को पेरिफेरी में डिस्कस नहीं करना चाहता। आप जो हम ये फौलादी जज्बे हैं आपके, और मुझे लगता है कि आपको कोई भी आदमी सुनेगा तो आपकी बात से कन्विंस होगा। जनरल सुधाकर, आप देखिए यशवंत जी, ये एक पैनल डिस्कशन है, सबका अपना अपना राय और पर्सपेक्टिव रखने का हक है। मैं किसी के साथ कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करना चाहता हूं। मैं सबूतों के ऊपर, एविडेंस के ऊपर, फैक्ट्स एंड फिगर्स के ऊपर मैं कुछ पेश करना चाह रहा हूं। मैं भी काफी आगत हूं, मैं भी एक सैनिक हूं। हम तीनों के तीनों इन्फेंट्री सोल्जर्स हैं। हमसे ज्यादा करीब ये जो दुख है जब जवानों का मौत होता है, इससे शायद तीनों जो बैठे हैं, हमसे ज्यादा कोई उसको गंभीर से एहसास नहीं कर पाएगा। इसी के साथ मैं कहना चाहता हूं, कोई भी चीज हो, 2-3 चीजें अगर अलाउ करेंगे, बीच में इंटरफेयर नहीं करेंगे, मैं कुछ जल्दी खत्म करना चाहता हूं। सबसे बड़ी चुनौती आज के दिन में विश्व में है प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन क्या है? अगर सोल्यूशन निकालना चाहते हैं तो शुरू कैसा हुआ? यह सेक्टर डॉर्मेंट था, यह अचानक कैसे हुआ? क्या हम हाथ पांव बांध के सो गए या पूरा
नजरअंदाज कर दिए या लैकेडेजिकल कंप्लेसेंसी आ गया, ये समझना निहायत आवश्यक है। ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहता हूं। 1946 में एक पेपर लिखा था, ब्रिटिश अनडिवाइडेड ब्रिटिश इंडिया एम्पायर का एक लेफ्टिनेंट जनरल साहब, उन्होंने एक बहुत बढ़िया रिकमेंडेशन दिए थे गवर्नर जनरल को। उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान को क्रिएट करने से पहले उसको बचाव के बारे में सोचिए। उन्होंने यही कॉरिडोर दिया था, डोडा, किश्तवाड़, रियासी, रजौरी की, ये इसके आगे किसी भी हालत में हिंदुस्तान का फौज जाना नहीं चाहिए। इसलिए 1947-48 का लड़ाई, चाहे हम कितने एडवांटेजेस पोजीशन में हो, हमें झांगड़ के आगे मीरपुर कोटली की तरफ जाने के लिए हुक्म नहीं दिया गया, उधर लड़ाई खत्म हो गई थी। वन पार्ट। सेकंड पार्ट में कहना चाहता हूं, देखिए, एक फौजी होने के नाते इस किस्म की ऑनस्लॉट जब होता है, उसका ऑटोमेटिक एक रिप्लाई आता है कि यस रिटेलिएट। मैं भी वही कह रहा हूं, रिटेलिएट करेंगे, लेकिन एक कैलिब्रेटेड मैनर से, सोच समझ के, थोड़ा सा ऐसा जगह पे हिट करें ताकि पाकिस्तान को भी चोट लगे और चाइना को भी जबरदस्त चोट। सीजन्ड आर्मी ऑफिसर्स आप लोग हैं, आप तीनों को, प्लीज लेट मी फिनिश, अदरवाइज डोंट कॉल मी फॉर योर पैनल डिस्कशन। जी, लेट मी फिनिश। आपको, यू शुड नॉट लूज। हमारा नेशनल इंटरेस्ट आज के दिन में क्या है? मेरे सोच विचार के मुताबिक हिंदुस्तान को एक 30 ट्रिलियन यूएस डॉलर इकोनॉमी बनना है बाय अर्लीस्ट पॉसिबल, एज अर्ली एज से बाय 2047। हो पाएगा नहीं, बट वो अगर हमारा नेशनल एम और ऑब्जेक्टिव है, पता है लड़ाई शुरू करने में कोई टाइम नहीं लगता है, लेकिन कीमत उसकी काफी महंगे होते हैं। इसी का एक दूसरा पहलू मैं हाईलाइट करना चाहता हूं। करना है, किस किस्म के एक्शन करेंगे? एक स्ट्रेटेजिक लेवल का एक्शन करना चाहिए। एक्सटर्नल फैक्टर, अभी तक हिंदुस्तान ने कोई बात किया है मीडिया में? आईएसआई को क्यों नहीं बैन कर सकते हैं? अगर सिख फॉर जस्टिस की बैन आप 1 साल का एक्सटेंड करा सकते हैं, जनरल सुधाकर, का 5 साल कर सकते हैं, पीएफआई को बैन कर सकते हैं। आईएसआई जो आपका मेन टैप है, जहां से पानी टेररिज्म की जो बाढ़ है वहां से शुरू हो रहा है, वो टैप को क्यों नहीं बंद कर रहे हो? बंद कम से कम कोशिश तो जी, किया जाए। ये भी एक सवाल है और यह भी एक संगीन और बुनियादी सवाल है। आप तीनों ने जो चर्चा की है, गर्मा गर्म चर्चा है, तीनों सीजन्ड आर्मी ऑफिसर्स रहे हैं और आप तीनों को हिंदुस्तान सुन रहा होगा। मुझे लगता है कि आप तीनों के भीतर एक ही जज्बा है, वो हिंदुस्तानी का है, एक बड़े जो जनरल हिंदुस्तान का होता है उसका है। और जो सवाल आपने किए हैं, मुझे लगता है कि उन सवालों का जवाब हिंदुस्तान की सरकार को और जो मौजूदा फ़ौज है उसको ज़रूर तलाशना होगा। और ये चर्चा मैं यहीं ख़त्म करना चाहता हूं, क्योंकि वक्त मुझे इजाज़त नहीं दे रहा। लेकिन आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। राजीव, आपका भी। अरसत में आज इतना ही। मेरी आपकी मुलाकात कल फिर होती है, तब तक लीजिए विदा। नमस्कार। वो आधा हिस्सा।